यानी इमरान खान साहब को जेल में रख के इमरान खान साहब का ड्रावा देकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी खानदानों को कंट्रोल किया हुआ है, जिसमें शरीफ खानदान है, जरदारी खानदान है, मौलाना फजलुर रहमान का खानदान है। ये सारे जो कंट्रोल हुए ये इमरान खान के खौफ से हुए। और इमरान खान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनकी मकबूलियत बनती जा रही है। वो मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि ये सारे लोग मैदान में इमरान खान का मुकाबला कर नहीं सकते। और फौज या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो बड़े आराम से इसको बतौर हथियार इस्तेमाल करती है कि फिर इमरान खान बाहर आ जाएगा तो फिर आप जाने और इमरान खान जाने। सियासतदान भी फौज को डराते रहते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, आसिम मुनीर को, कि अगर इमरान खान आ गया तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा, वो आपको जेल में डालेगा। अब ये इस्तिस्ना जो है ये उसी खौफ की वजह से है ना, वरना कोई पागल तो नहीं है कोई बंदा लेके इस्तिस्ना फिरना शुरू हो जाए और अपनी बेइज्जती भी करवा ले। एक गैर इस्लामी गैर शरई काम है, वो नहीं करना चाहिए था आर्मी चीफ को, लेकिन ये खौफ इतना बड़ा है जो उन्हें डरा दिया गया कि अब उन्हें वो गैर आईनी काम करना पड़ा ना, गैर इस्लामी गैर शरई काम है, मौलवी कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। तो वो काम उन्हें करना पड़ा इसलिए कि इमरान खान साहब का खौफ है। और ये खौफ किसने फैलाया? सियासतदानों ने उनके दिल में डाला। और एस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि ये सारे इमरान खान से डरते हैं, लिहाजा अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो हमारे पास कोई ऐसा खौफ बाकी नहीं रहेगा, कोई हमारे पास ऐसा हथियार बाकी नहीं रहेगा जिससे इन सियासतदानों को डराया जा सके। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान को इस्तेमाल करेगी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अदलिया पे दबाव डालना बंद कर दे तो इमरान खान साहब एक हफ्ते में बाहर आ जाएंगे। जैसे ही इमरान खान साहब बाहर आएंगे इन सबका भट्टा बैठ जाएगा, ये सारे जानते हैं। तो ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक दूसरे के साथ भी चलेंगे। अब कुछ अस्करी ओहदे जो बड़े अहम हैं वो खाली पड़े हुए, खींचातानी चल रही है। पहले एक तासुर होता था फौज के बारे में कि ये स्कूल के बच्चों की तरह बड़े ओबीडियंट और बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन अब ये तासुर जनरल बाजवा के दौर में और जनरल आसिम मुनीर के दौर में बहुत हद तक जायल हुआ। जब लोगों को उठाया गया, उनको टॉर्चर किया गया और बार बार ये चीज़ें टाउट्स के जरिए से टीवी पे डिस्कस की गई कि फलाने को फलाना होता, फलाने को फलाना होता, उसको ये मिलना चाहिए, तो हमें ये समझ आई कि जनाब ओहदों के चक्कर में ये कुछ भी कर सकते हैं। ये एक तरह का इख्तियार है ना, इक़्तिदार है, ओहदा मिल जाना। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर या अस्करी क़यादत के अंदर भी एक खींचातानी चल रही है, कोई डिसिप्लिन वहाँ ऐसा नहीं होता। उसके बारे में कुछ खबरें जो है मार्केट में लॉन्च भी हो रही हैं। शहजाद अकबर साहब ने एक खबर दी है, वो इंपॉर्टेंट खबर है। वो ये कहते हैं रावलपिंडी में सब अच्छा नहीं है, 3 आम फौजी ओहदों के लिए 20 से जायद जो है मुख्तलिफ 3 स्टार 4 स्टार मैदान में उतर चुके हैं। और जनाब बड़ी अजीबोगरीब साजिशें चल रही हैं। और पिछले 72 घंटों में एक अहम जर्नैल के खासे बदनाम भाई को उठाया गया। उसने उठाने वालों के सामने काफ़ी कुछ उगला, लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी बता दिया कि जो उठाने वाले हैं, जो उनका बॉस है, उसके बेटे के साथ भी वो मिलकर कार्रवाइयाँ डालता रहता है और साथ सबूत भी सामने रख दिए। और ये भी बता दिया कि बेटा तो बेनामी है, असल जो उसका इंटरेस्ट है वो तो उठाने वालों, मेन आदमी जो उनका बड़ा है उसका वालिद है। और अब उठाने वाले परेशान है कि कार्रवाई करें या फिर माफ़ी मांगे। तो इस किस्म की अंदरूने खाना साजिशें भी चल रही हैं बकौल शहजाद अकबर साहब के। ये नॉर्मल है, इसको रूटीन के तौर पे लेना चाहिए, इसलिए कि ये ओहदों के चक्कर में किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। आपने आसिम मुनीर साहब को देखा नहीं, 2 आईनी तरमीम करवा ली उन्होंने अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपने मामला सीधे करने के लिए, अपनी ताहयात इस्तिस्ना के लिए, ताहयात मुराद के लिए 2 उन्होंने अहम तरीन आईनी तरमीम करवा ली। आपको याद नहीं है जनरल ज़िया-उल-हक ने आइन में तरमीम करवा ली थी 8वीं, सारे इख्तियारात ले लिए थे। आपको याद नहीं है आइन का हुलिया बिगाड़ दिया था परवेज मुशर्रफ ने, LFO करवा लिया था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। तो ये तरीकाकार होता है, यानी जिनको इनको इक्तदार पसंद है और ये इक्तदार की खातिर किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। अब नाज़रीन, नौरीन खानम का जो भारतीय चैनल को इंटरव्यू है उसको लेकर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में उछल कूद हो रही है, मगर नवाज शरीफ साहब के अब कई इंटरव्यूज़ निकालकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सामने रख दिए तो काफ़ी ठंड पड़ गई है। अब नौरीन खानम के और नवाज शरीफ के जो इंटरव्यूज़ इंडियन मीडिया को हैं, या इन दोनों का इंडियन मीडिया को लेकर या इंडियंस को लेकर फ़र्क क्या है, मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ और फिर आप देखिएगा कि किसके साथ क्या हुआ। यानी नौरीन खानम ने इंटरव्यू दिया तो उनके इंटरव्यू का महवर इमरान खान उनका भाई है। फिर उसके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ तब्दीली की गई, लेकिन जब तब्दीली की गई तो खान की जगह लफ्ज़ खान आ गया। खान, जो इंडियन है वो खान बोलते हैं, हम लोग खान बोलते हैं, तो वो भी वैसे ही पकड़ा गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था वो, उन्होंने खुद भी बता दिया। तो इमरान खान महवर रहा नौरीन खानम का, जो इमरान खान की बहन है। लेकिन नवाज शरीफ साहब का महवर पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ वो उन्होंने डिस्कस की इंडियन मीडिया के साथ और बार बार की।
फिर नौरीन खानम का इंटरव्यू एडिट किया गया, नवाज शरीफ का इंटरव्यू एडिट नहीं किया गया। नौरीन खानम जो है वो एक गैर सियासी खातून है, वो सिर्फ अपने भाई के लिए आवाज़ उठा रही। और नवाज शरीफ 3 मरतबा का वज़ीर आज़म है, वो बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जब वो बात करते हैं तो उसका फ़र्क कोई और पड़ता है। फिर सहाफ़ियों और दीगर कारोबारी शख्सियात से और सियासी शख्सियात से नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात हैं इंडिया में, नौरीन खानम के नहीं है। यानी कारोबारी शख्सियात, चाहे वो जनरल मित्तल हों, चाहे सियासी शख्सियात, नरेंद्र मोदी के साथ खुफिया मुलाकात हो या मुंह पे हाथ रख के बात करना हो ताकि लिपसिंग पढ़ी ना जा सके, और अपने घर में बुलाना हो, साड़ियाँ, आमों के तोहफे और बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ यारी मियाँ साहब की। और जब जंग चल रही थी तो मियाँ साहब ने बिल्कुल चुप का रोज़ा रख लिया था। बाद में जब पाकिस्तान ने तैयारे गिरा दिए तो इन्होंने रोला डाल दिया कि नहीं नहीं जनाब, वो तो तैयारे गिराए, मियाँ साहब ने जंग को डिज़ाइन किया था। नौरीन खानम के ऐसे कोई ताल्लुकात नहीं है। तहाइफ का तबादला भी मियाँ साहब ही करते रहे, नौरीन खानम नहीं करती रही। तो इसके ऊपर जो लोग उछल कूद कर रहे थे उन्हें काफ़ी तसल्ली हुई है कि जनाब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है, मैं ये कहूँगा कि इंडियन चैनल को अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन ये कोई ऐसा जुर्म नहीं है कि इसके ऊपर आप गद्दारी के और बगावत के और फितना के और आप ये सारे फतवे लगा दें। ये पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट का पुराना खेल है और मैं हैरान होता हूँ, इन्होंने जितने खेल पाकिस्तान की तारीख में आज तक खेले, हमेशा ये कामयाब होते थे, अब हर दफ़ा नाकाम हो जाते हैं। अब ये स्मगलिंग का खेल खेलता है वो इनके गले पड़ जाता है, ये गद्दारी का खेल खेलते हैं वो इनके गले पड़ जाता है, ये इंडियन एजेंट का खेल खेलते हैं वो इनके गले पड़ जाता है, ये इसराइली या यहूदी एजेंट का खेल खेलते हैं वो भी इनके गले पड़ जाता है। तो हर वो चीज़ जो सारी ज़िंदगी ये खेलते रहे हैं वो आज इनके अपने ही गले पड़ जाती है। लोग जो है वो 1-2 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम करके हाथ में पकड़ा देते हैं, जनाब ये आपकी औकात। ये इस मरतबा पाकिस्तान में हो रहा है। तो जो सहाफ़ी इस्तेमाल हो रहे हैं या सियासतदान इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हें ज़रा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने कहा कि पीटीआई इसराइल और भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। तो मैं एक बात आपको बताऊं कि भारत के साथ जो नवाज शरीफ के ताल्लुकात हैं वो किसी के भी नहीं है, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। दोनों ममालिक को अमन के साथ रहना चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर अपने अच्छे ताल्लुकात को इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में एक मुस्तकिल जंगबंदी के लिए और अच्छे ताल्लुकात के लिए, और जो बुनियादी मसाइल हैं, पानी के मसाइल, कश्मीर के मसाइल और दीगर, उन सबको हल करने के लिए, तो इससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती। तो जो ताल्लुकात हैं वो तो शरीफ खानदान के हैं ना, बाकियों के तो उतने नहीं है। और दूसरा जो है वो इसराइल के हवाले से जो करारदाद डोनाल्ड ट्रंप की है, जिसे इसराइल ने बहुत पसंद किया, वो तो पाकिस्तान ने अभी पास करवाई ना आपकी हुकूमत में। इमरान खान साहब तो उसके ऊपर मानते नहीं थे, वो तो कहते थे जब तक फ़लस्तीन एक रियासत नहीं बन जाता तब तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे और इस मामले में आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हमास को गैर मुसल्लह करने की जिम्मेदारी पे करारदाद आपने पास करवाई है, इमरान खान ने तो नहीं करवाई। और इसराइल आपको पसंद भी कर रहा है, इमरान खान को तो वो पसंद नहीं कर रहा। उनके तो अपने डॉक्यूमेंट्स रोज़ाना की बुनियाद पर लीक हो रहे हैं कि जनाब इमरान खान को इसराइल पसंद नहीं करता और नवाज शरीफ साहब को या मौजूदा जो दौरे हुकूमत में जो रजीम है इसको इसराइल काफ़ी पसंद करता है। उनके अपने अखबारात में बार बार ये बातें लिखी जा रही हैं। अब नाज़रीन, एक और सवाल पैदा होता है कि मंगल को क्या होने जा रहा है। देखिए, मंगल का दिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें चंद चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जमा होगी, MNAs, MPAs, सेनेटर सारे आएंगे वहाँ पे, और उसके बाद ये हाई कोर्ट मेरे ख्याल में फेस सेविंग के लिए कोई ऑर्डर दे सकती है कि जनाब जाएँ, जाके आप इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करें। फिर ये मोटरवे पे रस्तों की बंदिश कर देंगे और एक टोकन एहतजाज भी किया जाएगा एक दिन के लिए, और अडयाला जेल के बाहर भी इज्तिमा पहुंचेगा, बहुत बड़े पैमाने पे लोग वहां पे जाएंगे। अब मुलाकात होती है या नहीं होती, इसका इन्हिसार एक मरतबा फिर नोटिफिकेशन के ऊपर है, क्योंकि अलीमा खानम ने कहा कि उन्हें बड़ा क्लियरली आज से 13-14 दिन पहले 2 हफ्ते पहले अलीमा खानम को बड़ा कैटेगोरिकली ये बता दिया गया था कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं होगी और उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। अब नोटिफिकेशन इमरान खान ने तो नहीं करना, नोटिफिकेशन तो करना है PMLN की हुकूमत ने। उसका इमरान खान से क्या ताल्लुक है, लेकिन ताल्लुक ये है कि वो किसी किस्म की गड़बड़ी नहीं चाहते, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं चाहते कि साहब बहादुर का नोटिफिकेशन जो है वो बड़े आसानी से और आराम से हो जाए। तो ये अलीमा खानम ने बताया भी था कि नोटिफिकेशन हो जाता है तो फिर मंगल को इमरान खान साहब से मुलाकात उनकी फैमिली की हो जाएगी, और अगर नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर सूरत हाल किसी और तरह की हो जाएगी, फिर कोई और इनको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन की एक टीम पाकिस्तान में मौजूद है, आपको पता है GSP+ स्टेटस के हवाले से वो वहाँ काम कर रहे हैं और ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, मुलाकातें भी उन्होंने की हैं। सोराब बरकत के हवाले से उन्होंने आवाज़ उठाई, जो दीगर सहाफ़ी पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए हैं उनके हवाले से भी आज ही के दिन में हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं शाफिल्ड में, यहाँ पे बरतानिया में,
तो हमारी उम्मीद है कि वहाँ पे आप सब लोग आएंगे और आकर एहतजाज करेंगे, इन सहाफ़ियों के हक़ के अंदर आवाज़ उठाएंगे। तो नाज़रीन, सोहराब बरकत के बारे में जो यूरोपीय यूनियन की टीम है उन्होंने पाकिस्तान से पूछा, तो मेरी इतला के मुताबिक इन्होंने कहा जी नहीं, वो तो एक एक्टिविस्ट है। ये इनका बड़ा आसान और पुराना फार्मूला है। यानी जब कोई सहाफ़ी इनको सूट करता है तो कहते हैं जी ये सहाफ़ी है, जब कोई सूट नहीं करता तो कहते हैं जी एक्टिविस्ट। कई सहाफ़ी जो माजी में इनको सूट करते थे, यानी हमें अच्छी तरह याद है कि शरीफ खानदान, ये जरदारी, ये लोग हमारे जनाब माथे चूमते थे, खुश होते थे कि जनाब आप लोगों ने मुशर्रफ के खिलाफ क्या कमाल कर दिया। फिर एक वक्त आया कि बहुत सारे सहाफ़ी इनको बुरे लगना शुरू हो गए। वजह यह है कि आज दोबारा हम बात कर रहे हैं आइन की सरबुलंदी की, आज दोबारा हम बात कर रहे हैं कि आप डिक्टेटर के साथ ना चलें। कल आप डिक्टेटर के खिलाफ थे, हम आपके साथ थे, आज आप डिक्टेटर के साथ हैं तो हम आपके खिलाफ क्यों ना हो। तो ये फैसला करते हैं अपने फायदे और नुकसान को देखकर कि ये सहाफ़ी है या नहीं है। और अगर कोई आदमी जो है वो इनके मुखालिफ बात कर रहा है या इनको आईना दिखा रहा है तो ये कहेंगे ये एक्टिविस्ट है। ये अरशद शरीफ को भी यही कहते थे, मुझे भी यही कहते हैं, बाकियों को भी यही कहते हैं, सोहराब बरकत को भी यही कह दिया, कोई नई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने मीडिया से तस्दीक की और उनको पता चला कि ये तो जर्नलिस्ट है। तो ये मामला यार रुकेगा नहीं है, अभी और उठेगा। अभी आप देखिएगा, इसके ऊपर मजीद जगहों पे भी हम आवाज़ उठाएंगे और कश्मीर में बड़ी ज़ोरदार आवाज़ उठ रही है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए बेहतर यह है कि वो सोहराब बरकत को और बाकी सहाफ़ियों को आज़ाद करें और तौबा करें, ये हरकतें करना बंद करें, क्योंकि रियासती जबर सहाफ़ियों के ऊपर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। नाज़रीन, बहुत सारा पैसा खर्चने के बावजूद, प्लॉट्स की लालच देने के बावजूद, बहुत सारी और लालचें देने के बावजूद कराची में बहुत बड़ा झटका लगा है हुकूमत को कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन ये हार गए। और ये 27वीं तरमीम के खिलाफ एक बड़ा रिएक्शन है वकला की जानिब से। तो कराची से जो अगर कोई तहरीक चलनी है तो उसके लिए ठंडी हवा चल पड़ी है। लाहौर बहुत इंपॉर्टेंट है इस सूरत हाल में, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये चंद जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर लाहौर में चल जाती है तहरीक और लाहौर के अंदर वकला इकट्ठे हो जाते हैं और मजबूती से खड़े हो जाते हैं 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, तो इसका इंपैक्ट कैपिटल पे इस्लामाबाद पे आएगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जब इसका इंपैक्ट आया तो फिर आप देखिएगा कि पेशावर और कोयटा और हर जगह से आपको आवाज़ें आएंगी और बहुत तेज़ी से वकला तहरीक खड़ी होना शुरू हो जाएगी। बहरहाल कराची में एक बड़ी कामयाबी मिली है हुकूमती इत्तेहाद के खिलाफ अपोजिशन को, और उन्होंने वहाँ पे क्लीन स्वीप कर दिया है। नाज़रीन, हरीपुर की धांधली जो है वो एक के बाद एक करके एक्सपोज हो रही है। तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने सारे के सारे फॉर्म 45 सामने रख दिए। उन्होंने कहा जी कोई फ़र्क नहीं है हुकूमत के और हमारे इन फॉर्म 45 में, बल्कि उन्होंने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन आज तक फॉर्म 45, 46 और 48 जारी नहीं कर सका। 602 में से 599 फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई उम्मीदवार को 1,49,782, जबकि बाबर नवाज को 1,24,686 वोट मिले। यूं 25,000 से ज़्यादा की लीड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के पास थी, और 67% पोलिंग स्टेशन पे पीटीआई आगे थी। लेकिन बाद में इसको तब्दील कर दिया गया और जीत को हार में बदल दिया गया और 28% उनकी जीत की परसेंटेज रह गई 67% से कम होते होते। अब रिकॉर्ड कुछ और कह रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर्म 47 में कुछ और कह रहा है। तो वो कह रहे हैं जी हमारे पास हर स्टेशन के अंगूठों और दस्तखतों और एजेंट्स की तस्दीक शुदा असल कॉपियां मौजूद हैं और ये बाकायदा उन्होंने जारी कर दी है सोशल मीडिया के ऊपर, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये हुआ जनाब हरीपुर का इलेक्शन, और ये बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। अगर इस तरह इलेक्शन करवाने हैं तो पाकिस्तान में तो फिर इलेक्शन का वजूद ही खत्म हो जाएगा ना। हाँ, पीएमएलएन को वोट पड़े, ऐसा नहीं है। हरीपुर में, एबटाबाद में, ये मानसेरा का जो पूरा इलाका है, यहाँ पे नवाज शरीफ का वोट बैंक बहुत तगड़ा है और बहुत पुराना है, बहुत पुराना है और तगड़ा वोट बैंक है, लेकिन जीतने की पोजीशन में नहीं है। यही 25,000 की लीड से वो हारे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।